Welcome to Chemistry 101. I hope all of you are doing very well. In the last video I started with a new chapter solid states, जहाँ पे हमने solids को classify किया था into two types, crystalline solids and amorphous solids. In this video I'm going to be classifying crystalline solids further into four more types. So let's get started. Classification of crystalline solids. See, crystalline solids are divided into four more types और उसको you can learn very simply MIMC. ठीक है, अब यहाँ पे देखो what do they stand for? M stands for molecular solids, I stands for ionic solids, then again M stands for metallic solids, and this C stands for covalent solids. ठीक है, so these are the four types of crystalline solids. अब इसमें molecular solids are further classified into three more types. तो वो भी I am going to write it down. Non-polar solids, polar solids, and hydrogen bonded solids. राइट, अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले मैंने लिया है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसमें मैंने लिखा है नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. तो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. तो देखो, नॉन पोलर सॉलिड्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूज होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जिससे ये सॉलिड बना हुआ है, राइट. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम यूज करेंगे इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स, दोज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं या फिर हम क्या ले सकते हैं, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एटम में इस बॉन्ड के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट. दोनों एटम सेम ही है, ये हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं. तो इस बॉन्ड में देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए हम कहेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. पोलैरिटी आ ही नहीं रही इसमें. सिमिलरली यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ Cl2, राइट, और यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल. इसके अलावा हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में यू कैन आस्क मी कि कार्बन और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो व्हाई इज दिस मॉलिक्यूल अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट. अब देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बन रहा होता है, देखो ऑक्सीजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली इस बॉन्ड में भी ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में इंड्यूस हो रही होती है, दैट इज टोटली कैंसल्ड बाय द पोलैरिटी विच इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन दिस बॉन्ड, राइट. तो डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एज पोलर. सिमिलरली यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ CCl4. ठीक है, तो CCl4 क्या है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल. और ये ध्यान रखना, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज दीज आर ओवरऑल सिमेट्रिकल. इनकी पूरी क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की. तो इसीलिए इसमें भी जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होगा दैट वुड बी नॉन पोलर. चाहे एक बॉन्ड अगर हम देखें सारे वो पोलर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके ही हमारा क्या बनता है, non-polar solids. So these are some of the examples. अब polar solids में देख लेते हैं. देखो polar solids में हम again polar molecules लेंगे
polar molecules will be the constituent particles of polar solids, right? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो HCl ले लिया मैंने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज गोइंग टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन, सो द लोन पेयर लाइज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, राइट? और इस पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए हम कहते हैं कि अ डाइपोल इज फॉर्म्ड हेयर एंड दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल. ऐसे ही वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर एवरीवन? So next is our hydrogen bonded solids. अब देखो hydrogen bonded solids में the constituent particles are going to have hydrogen bond in them. जैसे कि we will take molecules with hydrogen bonding. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है यहाँ पे? इट कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, राइट? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कौन से होंगे? जिसमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन. तो वो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, राइट? तो इसमें वी कैन ऑल्सो टेक एनी एग्जाम्पल. यू कैन टेक HF हियर, यू कैन टेक H2O हियर. सो दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. इन सब की सॉलिड फॉर्म लेनी है हमें, राइट? H2O की सॉलिड फॉर्म लेंगे, मतलब आइस की फॉर्म में लेंगे. ऐसे ही यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इसकी भी हम सॉलिड फॉर्म लेंगे, ड्राई आइस की फॉर्म में. ठीक है. अब ये तो हो गए एग्जाम्पल्स. अब हम देखते हैं कि इनके बीच में किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है. अब अगर नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करें, अगर तुम्हें याद हो कि ग्रेड 11th में हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्सेस. वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इसको हम लंडन फोर्सेस भी कह देते हैं, राइट? तो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस वुड बी प्रेजेंट इन दीज काइंड्स ऑफ सॉलिड. मतलब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ लंडन फोर्सेस से अट्रैक्टेड होगा, राइट? तो ऐसे ही हमारा पूरा सॉलिड बन रहा होगा. अब इसमें पोलर सॉलिड्स में अगर हम हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज डाइपोल इंटरैक्शंस. डाइपोल इंटरैक्शंस, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक डाइपोल फॉर्म हो रखा है. तो सपोज मैंने इसी में दिखा देती हूँ मैं, HCl में डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव. तो ऐसे ही एक और HCl का मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा. सो दीज आर नोन एज डाइपोल इंटरैक्शन. दो डाइपोल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है, दैट इज नोन एज डाइपोल इंटरैक्शन, राइट? अब लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में किस टाइप की इंटरैक्शन होगी? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनमें. तो ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट in case of hydrogen bonded solids, right? तो ये तो हो गई हमारी force of attraction present between these molecules. अब अगर हम इनके physical nature की बात करें, so we say that these non-polar solids are soft. Polar solids भी क्या होते हैं? These are also soft. बट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दीज डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस,
ठीक है, दोनों से काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसीलिए दीज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स आर नॉट सॉफ्ट बट दे आर हार्ड, राइट, दे आर हार्ड। ओके, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन फोर्सेस यहाँ पे वीकेस्ट हैं, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इससे स्ट्रांग होंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों से स्ट्रांग होगी, राइट। अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो तीनों में ही अगर तुम देखोगे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी आयन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, राइट। तो हम कहते हैं कि ऑल दीज थ्री आर इंसुलेटर्स। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स, राइट। अब अगर लास्ट प्रॉपर्टी देखें विच इज़ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो इसमें वीकेस्ट फोर्स है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, इट विल बी वेरी लो, क्योंकि वीकेस्ट फोर्स है इसमें, राइट। इजीली यू कैन मेल्ट दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स। अगर पोलर सॉलिड्स में देखें, सो अगेन दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट, सो द मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी लो मेल्टिंग पॉइंट, very low melting point, right. Whereas in case of hydrogen bonded solids, देखो although they are hard but फिर भी इनका जो melting point होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हम इसको भी low की कैटेगरी में ही रखते हैं। So again I will say that the melting point of hydrogen bonded solids is low, so low melting point, right. So this is all about the molecular solids, and in which we studied non-polar solids, polar solids and hydrogen bonded solids. Next, let us do the three more types of solids. Let's see the second type of solid, which is ionic solid. अब यार देखो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हमारे वो कौन से होंगे, आयंस, राइट। आयंस यहाँ पे क्या होंगे हमारे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, ठीक है, कैटायन और एनायन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया NaCl। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, देयर इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, राइट। तो अगर मैं NaCl सॉलिड की बात करूं, NaCl सॉलिड में भी देयर इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज Na+ आयंस एंड द नेगेटिवली चार्ज Cl- आयंस, राइट। अब देखो अगर हम इसमें देखें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी इन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। हमें पता है कि अगर ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम इसको कूलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स, राइट। तो इसीलिए इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इट इज़ वेरी हाई। तो अगर हम इनके फिज़िकल नेचर की बात करें, तो अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दे आर गोइंग टू बी हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। लास्टली लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दीज सॉलिड्स। अब देखो जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, देन दे आर insulators. So we can say they are insulators in solid state. लेकिन अगर मैंने NaCl सॉलिड को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो मोल्टन स्टेट में जाने पे क्या हो जाएगा, इसके आयंस फ्री हो जाएंगे, राइट। आयंस फ्री हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करना ये शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया, तब भी आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, एंड देन अगेन दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम कहते हैं कि इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सोल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर्स। क्यों बन गए गुड कंडक्टर्स? क्योंकि अब जो आयंस थे जो सॉलिड स्टेट में बाउंड थे, अब वो क्या हो चुके हैं, दे हैव बीन फ्रीड, राइट? सो लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड. थर्ड टाइप इज योर मेटालिक सॉलिड्स. Now see, in case of metallic solids, we say that the constituent particles are the positively charged ions in a sea of electrons. अब इसका क्या मतलब है? Positively charged ions in sea of electrons. देखो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ किसी भी मेटल का, जैसे कि मैंने ले लिया सिल्वर, राइट? तो हमें पता है कि किसी भी मेटल की टेंडेंसी होती है टू गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये सिल्वर क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, गेट कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, राइट? तो यहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, इट इज़ गोइंग टू स्टे अराउंड इट. तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एक मेटालिक सॉलिड बनाती हूँ सिल्वर वाला, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऐसे बहुत सारे बने होंगे और पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं तो उनके दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस के अराउंड दे आर फ्लोइंग. These are known as free electrons. ठीक है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इजीली फ्लो हो रहे होते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज आयंस. और इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? These are known as kernels. इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन. तो देखो ये पॉजिटिव आयन ने ही तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, and the number of electrons is going to depend on the nature of the metal, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, राइट? तो ऐसी टाइप की बॉन्डिंग which exists between the positively charged ion and the electrons is known as metallic bonding. तो metallic solids में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी? It will be metallic bonding, राइट? तो देखो अब ये तो हो गई बात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की और कौन से टाइप की बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट है. अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इसमें होगी, क्योंकि देखो इसमें कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. और मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की प्रेजेंस होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, राइट? तो वी कैन से दैट मेटालिक सॉलिड्स आर good conductors of electricity. They are good conductors of electricity in solid as well as molten state. देखो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, रादर दे आर इंसुलेटर्स इन देयर सॉलिड फॉर्म. बट जो ये मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज देयर मोल्टन स्टेट. अगर इनके फिजिकल नेचर की बात करें तो वी से दैट दीज मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड बट malleable and ductile. These are malleable and ductile. अब देखो ये हमें पता ही है कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, राइट? तो अगर हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं देन दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेलेबिलिटी. अगर हम उनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं देन दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डक्टिलिटी. So even though these are hard, they can be
मेलेबल एंड डक्टाइल, राइट। अब अगर ये हार्ड है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी वेरी हाई. So very, you can just write very high melting point, very high melting point. जो इनको मेल्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. अब नेक्स्ट टाइप के सॉलिड पे चलते हैं. So the last type of solids are covalent solids or network solids. Covalent or network solids. तो जो constituent particles होते हैं in case of covalent solids, these are atoms. ठीक है, हमें पता है कि कोई भी दो नॉन मेटल जो होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं दे डू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. तो इन कोवेलेंट सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट. अब जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग डायमंड. तो डायमंड के केस में जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड इन देम. तो देखो कोई भी एक कार्बन एटम लिया मैंने, डायमंड में सारे के सारे कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो दिस कार्बन एटम इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, राइट. ऐसे ही ये वाला कार्बन भी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, ये वाला भी और ये वाला भी. तो सारे कार्बन एटम्स इन केस ऑफ डायमंड आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 मोर कार्बन एटम्स, राइट. तो ऐसे हमारा पूरा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है इन केस ऑफ डायमंड. दैट इज वाई दीज कोवेलेंट सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज giant molecules. These are also known as giant molecules. ठीक है. अब देखो और एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं डायमंड के अलावा. यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यू कैन टेक सिलिकॉन कार्बाइड, यू कैन टेक क्वार्ट्ज विच इज SiO2, राइट. तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी किसके हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. अगर इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वी से दैट दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. These are hard and they have extremely high melting points. Now, if I talk about their electrical conductivity, so I can say that they are electrical insulators. They are not good conductors of electricity. Why? क्योंकि देखो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है ना. यहाँ पे डायमंड में सारे ये वाला कार्बन एटम अगर हम देखें तो कार्बन के ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज्ड. तो इन सॉलिड्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होता. दैट इज़ वाई वी से दैट दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है ऑफ ग्रेफाइट. तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्रेफाइट का भी. देखो इन केस ऑफ ग्रेफाइट द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होती है. वेयर एज इन केस ऑफ ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ. अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है. मतलब इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स. सपोज आई एम टेकिंग दिस कार्बन एटम, ठीक है. ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स इन केस ऑफ ग्रेफाइट आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ पे ये जो ये वाला कार्बन एटम है इट इज़ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स
with अदर कार्बन एटम्स। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया है दैट विल बी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो रह गया है दैट विल बी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम। ऐसे इसका भी तो बच गया होगा, इसीलिए इसका भी इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड को बनाने में यूज हो जाएगा। सो वी से दैट इन केस ऑफ ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड। ये पूरा डीलोकलाइज हो सकते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द ग्रेफाइट लेयर, राइट। अब देखो ये एक लेयर हो गई, इसके बाद नीचे एक और लेयर होगी, फिर नीचे एक और लेयर होगी। ऐसे ही बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग की लेयर्स होती हैं इन केस ऑफ ग्रेफाइट, और इनके बीच में क्या होती हैं, देयर इज वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्योंकि वीक फोर्सेस प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज वाई वी से दैट इट इज नॉट हार्ड बट इट इज सॉफ्ट। ठीक है, ग्रेफाइट को हम सॉफ्ट मानते हैं एंड इट इज ऑल्सो स्लिपरी, क्योंकि ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर दे कैन ईजिली स्लिप, दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। देखो तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट लेकिन बाकी सारे कोवेलेंट सॉलिड्स आर हार्ड, राइट। ऑल्सो ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज जो हमने बाकी के सॉलिड्स पढ़े हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, दे आर not conductors of electricity. I hope all of these solids, types of solids are clear to you. If you have any doubts related to this topic, you can post your doubts in the comment section. Thank you so much everyone for watching. Have a good day.